कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट्स की लिस्ट उतारी है, उस लिस्ट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कांग्रेस की दो चीजें बहुत मैटर कर रही हैं। इस बार का जो चुनाव है महाराष्ट्र का, ऐसा नहीं है कि एक रैंडम चुनाव है। चाहे वो बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये दो पार्टियां, या उद्धव ठाकरे की बात करें, शरद पवार की पार्टी की बात करें, लेकिन दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ले रही हैं, खासकर कैंडिडेट खड़ा करने में, उनके जो लिस्ट जारी हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडिडेट पे है, उन्होंने मल्टीपल ऑप्शन तलाशे हैं और उसमें जो बेहतर उम्मीदवार है, खासकर इंटरनल सर्वे आई है पार्टी की, उन्होंने एजेंसियां हायर की हैं और जिनके लिए ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं, पार्टी इस बार उनको चुनाव दे रही है। तो अभी जो नई लिस्ट जारी की गई है वो पार्टी की नजर में वो बेहतर फाइटर है, ज्यादा वोट ले पाएंगे, इस तरीके से इस बार काम किया गया है। इसके पहले ये रहा कि बहुत ज्यादा वर्चस्व चलता रहा उम्मीदवारों को लेके, उनके परिवारों को लेके, बड़े नेताओं की सिफारिशें चलती रही, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। यानी जिस तरीके से चुनाव को लेके बीजेपी गंभीर रही, उसी तरह से गंभीरता इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस भी दिखा रही है। और उसी का ये फल है कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं वो बड़े ही संजीदा कैंडिडेट हैं, अच्छे फाइटर हैं, साथ में कैलकुलेशन किया गया है जाति पे, उनकी अपने इलाके की पकड़ पे, और पिछले पूरे 5 साल में किस तरह से उन्होंने अपने इलाकों में अपना मूवमेंट चलाया है, इन सभी चीजों को पहले रिकॉग्नाइज किया गया है, इसके बाद में टिकट दिया गया है। सर, बीजेपी ने इस बार फिर कुछ नए स्टार प्रचारक नहीं उतारे, वो पुराने ही उतारे हैं। क्या उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं या फिर जो नए कैंडिडेट्स हैं या फिर कुछ और जो नए चेहरे हैं उस पर भरोसा नहीं है, या वो उतारना ही नहीं चाहती, या अपने आप में ही फुल कॉन्फिडेंस में है? ऐसा नहीं है रोमा, असल में आप अगर गौर करेंगे, जो अभी चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में, बीजेपी के हर इलाके के, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या दूसरे राज्यों के जीते हुए विधायक, और जहां पे जिनके ज्यादा मतदाता हैं, वहां पे उनके विधायक आकर उन इलाकों में ऑलरेडी अपने लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि पार्टी को किस तरह से आगे लेके जाना है। लेकिन पार्टी में हमेशा स्टार प्रचारक थोड़े ही होते हैं। जिस तरह के इस बार जो है प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा की बात करें तो बहुत थोड़ी सी लिस्ट उन्होंने जो तैयार की है उन्हीं को रखा। और मजे की बात यह है कि अगर आप नोट करेंगे तो इस बार भी जैसे प्रधानमंत्री की जो ज्यादातर सूची तैयार की गई है वो अर्बन इलाकों में की गई है, ज्यादा क्षेत्रीय ग्रामीण इलाकों में नहीं रखी गई है, और उन इलाकों में की गई है जहां पे पार्टी की स्थिति मजबूत है। जैसे मराठवाड़ा और कुछ इलाकों में जहां पे मराठा विरोध रहा है, वहां पे देखेंगे आप पूरी सूची में तो प्रधानमंत्री की लिस्ट को नहीं रखा गया, शामिल किया गया है। यानी उन्हें पता है कि कहीं विरोध हो सकता है, कहीं काले झंडे दिखाए जा सकते हैं, तो ये बहुत ही एक सेफ लिस्ट तैयार की गई है। चुनाव को लेकर उनके जो इंटरनल सर्वे रहे हैं, जहां पे उम्मीदवारों ने डिमांड की है कि वहां पे प्रधानमंत्री जी चाहिए, वहां पे पार्टी अध्यक्ष चाहिए और अमित शाह जी चाहिए, वहीं पे उस तरीके से प्लानिंग की गई है। नए स्टार प्रचारक को ला के कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही है पार्टी। उन्हें ये पता है कि कहीं भी छोटा सा भी स्टेटमेंट होगा तो हो सकता है कि वहां के चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। सर, मराठा की बात की आपने तो उस पर मेरा एक सवाल है आपसे। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन करने वाले जो मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। इन सीटों में मुंबई और उपनगर की कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं, जिन पर भाजपा और शिवसेना शिंदे का प्रभाव रहा है। जरांगे का ये कदम बीजेपी, शिवसेना, एमवी और मराठा वोट को कितना प्रभावित कर सकता है या कंट्रोल में कर सकता है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जरांगे पाटिल नो डाउट मराठा आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन ये जो 16 सीटें मार्क की गई हैं, वहां पे बीजेपी के मराठा कैंडिडेट खड़े हुए हैं, शिंदे शिवसेना के मराठा कैंडिडेट खड़े हुए हैं। अगर वहां पे मराठा में जरांगे पाटिल के कैंडिडेट खड़े होते तो जाहिर सी बात है कि मराठा वोट स्प्लिट होगी, और इसका फायदा जो है वो विपक्ष में कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलने वाला है। अभी तक जो पूरा अगर मराठा आंदोलन के आप मोमेंट को देखेंगे तो जब तक उद्धव ठाकरे रहे, एनसीपी के शरद पवार के साथ उनकी गठबंधन और कांग्रेस के साथ रही, तब तक मराठा आंदोलन किसी पिंजरे में बंद आंदोलन था। लेकिन जैसे वो हटे वैसे ही आंदोलन बढ़ा हुआ। तो आमतौर पर महाराष्ट्र में और पॉलिटिकल इकाई में कहा जाता है कि शरद पवार इस
आंदोलन के सूत्रधार हैं, और जब जब ये आंदोलन खड़ा होता है तो मौजूदा सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं। तो अभी ये इस बार कैंडिडेटों को लेकर मुश्किलें खड़ी की गई हैं। ये अगर कहा जाए तो एक बड़ा नपा तुला एक प्रिपरेशन है, एक स्ट्रेटेजी है, खासकर विपक्ष की, कि कहां कहां उन्हें कमजोर किया जा सकता है। इसीलिए इन 16 उम्मीदवारों की ही सूची जारी की गई, जबकि जरांगे पाटिल ये कह रहे थे कि वो पूरे के पूरे प्रदेश भर में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। वैसी स्थिति आई नहीं है अभी। सर, वैसे महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए आपकी क्या राय है? आपकी राय जनता तक पहुंचाने के लिए आप एक कम शब्दों में बताएं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से रिजल्ट आए हैं पिछले 2 राज्यों में, अगर वैसे देखें तो कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव का आखिरी जो दिन होता है वो कई बार बहुत पोलराइज करता है, बड़ा इन्फ्लुएंस करता है वोटर को। तो बीजेपी की एक स्ट्रेटेजी रही है मराठा आंदोलन को की धार को कम करने के लिए, एक मजबूत जाति है जो राजनीतिक वर्चस्व रखती रही पूरे प्रदेश में, उसे कैसे कमजोर किया जाए। अगर वो चलता है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हरियाणा जैसा रिजल्ट होगा, लेकिन अगर वो नहीं चलता है तो विपक्ष के लिए रिजल्ट अलग होगा। अभी कुछ भी मैं कहूं वो जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछली 2 बार के जितने प्रेडिक्शंस रहे हैं वो परफेक्ट नहीं रहे हैं। तो कहा जाए कि अभी थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि मुद्दे नए नए सामने आ रहे हैं, अभी नए नए विरोध सामने आ रहे हैं। वो विरोध किस तरीके से टैकल करेगी विपक्ष या किस तरह से टैकल करेगी सत्ता पक्ष, वो देखना होगा अभी। सर, जो चुनाव है वो तो अपनी मन मर्जी से जीते जा रहे हैं इस बार, तो क्या ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जीतना पसंद करेगी या नहीं? देखिए, जीतना तो सभी, असल में पॉलिटिक्स जो है वो एक विनिंग बिजनेस है। जो भी खड़ा हो रहा है वो जीतना चाह रहा है, उससे आप मना नहीं कर सकती। लेकिन आखिर में सब कुछ तो वोटर के ऊपर है, और वो कितना थीन मार्जिन होगा। आमतौर पर महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अगर देखा जाए, जो लोकसभा का रुझान रहा है करीब 160-65 सीटों पे जो है बहुत ही थीन मार्जिन और जीत की स्थिति रही है विपक्ष की। अगर वो एज इट इज रहा तो जाहिर सी बात है विपक्ष के लिए पलड़ा भारी है। लेकिन चुनाव के आखिरी दिन तक किस तरह का मूवमेंट होगा, किस तरह के प्रचार होंगे और किस तरह से उस प्रचार से वोटर इन्फ्लुएंस होगा, वो सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी तो ये कह सकते हैं कि जितने लोग खड़े हैं सबके सब जीतना चाह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट सबके मन का नहीं होगा। जीतेगा तो कोई एक ही। क्या लगता है लास्ट टाइम पे किसकी बयानबाजी हो जाए, कौन सा सीएम क्या बोल दे? देखिए, दो चीजें बहुत मैटर कर रही हैं महाराष्ट्र के इस चुनाव में। जो बीजेपी का पैटर्न रहा है वो इस बार सत्ता और विपक्ष दोनों का पैटर्न रहा। पहली चीज तो यह है कि दोनों तरफ किसी तरफ कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सवाल होगा। जैसे बीजेपी की तरफ से शिंदे बनेंगे या नहीं, ये अभी तक किसी घोषणा में नहीं कहा गया है। यानी जो जितनी अच्छी स्थिति में होगा वो उतनी अच्छी नेगोशिएशन करेगा मुख्यमंत्री के साथ ही महत्वपूर्ण पदों को लेकर भी, मंत्रालय को लेकर भी। यही स्थिति जो है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की तरफ, एनसीपी की तरफ, शरद पवार की तरफ भी रहेगा। तो अभी ये कह सकते हैं कि बस थोड़ा सा रोचक और हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव करीब होता जाएगा मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषणों पर लोगों की नजर होगी, राहुल गांधी के भाषणों पर नजर होगी, शरद पवार जो बड़े नेता हैं। अगर आपको याद होगा पिछली चुनाव में एक सिंगल पिक्चर भीगते हुए शरद पवार का एक फोटो आया और आखिर में पूरा का पूरा बीजेपी और शिवसेना, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी, उनका खेल खराब कर दिया था। एक भीगते हुए नेता की जिसकी 80 साल उम्र हो और वो भाषण दे रहा है और उसके भाषण को लोग सुन रहे हैं, सिर्फ सिंगल पिक्चर था वो। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक नया तिलस्म हो, कोई नया रिजल्ट निकले, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। रोमा, चर्चा तो चलती रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आने के बाद भी चर्चा चलती रही इन मुद्दों पर। फिलहाल तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।